हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 और ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली दिल्ली जुडिशरी के लिए। फर्दर दूसरी जुडिशरी भी जहाँ पे ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पूछा जाता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे झारखंड के मेंस में ये पूछा जाता है। एंड अदर जुडिशरी एग्जामिनेशन जहाँ पे भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है आपसे पूछा जाता है वो उसके लिए आप ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। नाउ इट विल बी हेल्ड ऑन 24 अप्रैल, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज़ येट टू कम। बट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो डेट भी उन्होंने फिक्स कर दी है, तो डेट यही रहेगा। तो आपके लिए काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज ये 3rd वीडियो है। हमने जो है सेक्शन 8 तक कवर कर लिया था। अगर आपने वो देखा नहीं है तो पहले वो जाके देख लीजिए, देन इस वीडियो को देखिएगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9, जो कि बात करता है इंटरिम मेजर ETC बाय कोर्ट, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, इंटरिम मेजर के बारे में बात कर रहा है। इंटरिम मेजर जो है जो कोर्ट लेता है, यहाँ इंटरिम मेजर कोर्ट जो ले रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। आर्बिट्रेशन जो है ट्रिब्यूनल जो ले रहा है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा, इंटरिम मेजर यहाँ कौन ले रहा है? कोर्ट ले रहा है। तो पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड बट बिफोर इट इज इन्फोर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36 अप्लाई टू अ कोर्ट। अब कौन अप्लाई कर सकता है कोर्ट के पास? कोई पार्टी, चाहे वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब चल रही है तब कर सकता है, या उसके पहले कर सकता है, या उसके बाद भी कर सकता है, लेकिन जब उससे पहले जब इन्फोर्स हुई हो, यानी कि पहले कर सकते हो आप, जब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग चल रही है तब कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इन्फोर्समेंट जो है ना, इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए। इन्फोर्समेंट से पहले जो है आपको अप्लाई करना होगा अगर आप पार्टी हो तो। देन तो जो सेकंड इसका सब पॉइंट बोल रहा है 1 का, वो बोल रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्जियन फॉर अ माइनर और अ पर्सन और अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और फॉर अ इंटरिम मेजर और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, नेमली नीचे दिए गए हैं मैटर्स। यानी कि ये जो इंटरिम मेजर्स के लिए अप्लाई करेगा ना पार्टी, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए इंटरिम मेजर ले सकता है? सबसे पहली चीज़ अपॉइंटमेंट के लिए। किसके अपॉइंटमेंट के लिए? गार्जियन का अपॉइंटमेंट के लिए। और गार्जियन या माइनर, गार्जियन किसका? माइनर का, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनके गार्जियन के अपॉइंटमेंट के लिए लिया जा सकता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आपको चलानी है माइनर के अगेंस्ट या अनसाउंड पर्सन के अगेंस्ट, तो फिर उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना होगा। तो उसके लिए जो है इंटरिम मेजर कोर्ट ले सकता है पार्टी के रिक्वेस्ट पे, पार्टी अप्लाई करेगा। देन द सेकेंड पॉइंट इज इंटरिम मेजर किस लिए ले सकता है? फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, नेमली। अब देखिए, पहला तो गार्जियन के बारे में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है नीचे जो मैटर्स दिए गए उसके बारे में। तो सबसे पहला, प्रिजर्वेशन, interim custody or sale of any good which are subject matter of the arbitration agreement। अब प्रिजर्वेशन करना है या इंटरिम कस्टडी के बारे में बात हो रही है, या किसी गुड्स की सेल के बारे में बात हो रही है जो कि सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का। क्या है? सब्जेक्ट मैटर है ये, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है तो कोर्ट इंटरिम मेजर दे सकता है पार्टी के रिक्वेस्ट पे। किस चीज़ के लिए बात में बात हो रही है? प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी या सेल किसी गुड्स के जो कि सब्जेक्ट मैटर है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का। दूसरा, सिक्योर करने के लिए अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना आर्बिट्रेशन का, उसका अमाउंट सिक्योर करने के लिए जो है ये इंटरिम मेजर लिया जा सकता है। देन जो है सी पॉइंट हमें बता रहा है द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और थिंग विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन और एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज देयर इन and authorizing for any of the aforesaid purpose any person to enter upon any land or building in possession of any party or authorizing any samples to be taken or any observation to be made or experiment to be tried which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence। यानी कि इसलिए भी कोर्ट इंटरिम मेजर ले सकता है। कब? अगर डिटेंशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है या इंस्पेक्शन करना है किसी प्रॉपर्टी का या थिंग का,
किसका इंस्पेक्शन? किसी प्रॉपर्टी का या किसी थिंग का इंस्पेक्शन, जो कि सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन में, और जिसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है और ऑथराइज फॉर एनी अफोर्सेड पर्पस। ठीक है, ऊपर के जो भी पर्पस दिया, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, इसके लिए ऑथराइजेशन हुआ है, उसके लिए भी किया जा सकता है, इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और कोई पर्सन अगर एंटर कर रहा है किसी लैंड में या बिल्डिंग में, ठीक है, इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी के पोजीशन के अंदर जो है वो एंटर कर रहा है उस लैंड या बिल्डिंग में, और ऑथराइज कर रहा है किसी भी सैंपल को लेने के लिए, और कोई ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, और कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए, जो कि नेसेसरी है या एक्सपीडियंट है, किस लिए? फुल इंफॉर्मेशन या एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो इसके लिए भी जो है इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। देन डी पॉइंट क्या बोल रहा है? इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। ठीक है, इंटरिम में अगर इंजंक्शन लेना है, आपको इंजंक्शन लेना है, अगर ज़रूरी है इंजंक्शन लेना है या रिसीवर अपॉइंट करना है उस पर्पज़ के लिए, तो भी कोर्ट से ऑर्डर लिया जा सकता है, या कोई अदर इंटरिम मेजर जिसके कारण जो है जो कोर्ट को जस्ट और कन्वीनियंट लगे, तो वो भी कोर्ट अपने मन से दे सकता है। ठीक है, और कोर्ट के पास सेम पावर है फॉर मेकिंग ऑर्डर एज इट फॉर द पर्पस ऑफ इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट। ठीक है, कोर्ट के पास उतने ही पावर है जैसे कि कोई प्रोसीडिंग उसके सामने चलती है, उसके पास जितना पावर होता है उतना ही पावर इसके अंदर भी कोर्ट के पास है। सेकेंड क्लॉज पे आते हैं, जो बात कर रहा है वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग court passes an order for an interim measure of protection under subsection 1, the arbitral proceeding shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order or within such further time as the court may determine। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लॉज में तो बात करी जा रही थी कि इंटरिम मेजर जो है वो दे सकता है कोर्ट जब पार्टी अप्लाई करेगा, एंड उसमें पॉइंट्स दिए थे कि कब पार्टी अप्लाई करेगा। देन जो सेकेंड सब क्लॉज सबसेक्शन है हमारा, ये बोल रहा है कि जब कमेंस, इससे पहले कि कमेंस हो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कोर्ट ने पास कर दिया है ऑर्डर किसी इंटरिम मेजर का सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग यहाँ बात हो रही है। ठीक है, और इंटरिम मेजर पास किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर। तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल कमेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया इंटरिम मेजर का, तो उस केस में आपको जो है 90 डेज के अंदर अंदर, किस दिन से? जिस दिन वो ऑर्डर दिया गया है फर्दर टाइम का, तो उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपको कमेंस कर देना होगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर आपने जो है अप्लाई किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट ने जो है इंटरिम मेजर भी दे दिया, तो 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है कमेंस करानी होगी। देन जो सब क्लॉज 3 है वो बोल रहा है एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गया, फिर कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 के अंदर, unless the court finds that the circumstances exist where which may not render remedy provided under subsection 17 efficacious। यानी कि एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कंस्टिट्यूट हो गया, कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 के अंदर जब तक कि कोर्ट को कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं दिख जाते हैं जो कि रेंडर नहीं करता रेमेडी अंडर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंटरिम पावर देता है ऑर्डर देने के लिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें सिंपल सी बात यही की जा रही है कि जहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया है तो कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो सबसेक्शन 1 के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करे एप्लीकेशन। कोर्ट को तभी पावर दिया गया है जब जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस नहीं हुई है, बट आफ्टर दैट भी पावर है। तो वो किस कंडीशन में है, जो अनलेस में लिखा है। अनलेस में क्या लिखा है, जहाँ कोर्ट को ऐसा सर्कमस्टांसेस लगता है कि जो रेमेडी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगी ना सेक्शन नंबर 70 में, वो एफिशिएंट नहीं है, वो सही नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस जगह पे कोर्ट जो है अपना डिसीजन ले सकती है। तो बेसिकली ये जो रेमेडी है बिफोर द कमेंसमेंट के टाइम ज़्यादा यूज़ होती है, ना आफ्टर कमेंसमेंट तभी यूज़ होगी जब सेक्शन 17 की रेमेडी जो है सफिशिएंट नहीं होगी, इफिकेशियस नहीं होगी। ठीक है, ये सेक्शन जो 9 था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था
तो ध्यान से एक बार देखिएगा, इसलिए मैंने इसको टाइम लेके समझाया है। और यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 2, और अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि बात कर रहा है हमारा कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो है इसमें कंपोजिशन में हम देखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होते हैं सेक्शन 10 के अंदर। तो पार्टी जो है वो फ्री होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होंगे, प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शेल नॉट बी अ इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर होना जरूरी है, इवन नंबर नहीं होगा। बाकी पार्टी फ्री है डिटरमाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हम फेलिंग द डिटर्मिनेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। यानी कि अगर सबसेक्शन 1 में फेल हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए कोई भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, तो क्या माना जाएगा कि ये सोल आर्बिट्रेटर है यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं जस्ट अ सेकेंड, या तो सेक्शन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 10 में बस यही 2 पॉइंट्स थे जो कि आपको देखना था, जो कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है, नंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जहाँ पार्टी फ्री होता है डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर, जहाँ वो फेल हो जाता है तो सोल आर्बिट्रेटर कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन नंबर 11 जो कि बात कर रहा है अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर्स का, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो पर्सन जो है किसी भी नेशनैलिटी का हो मान लीजिए, ठीक है, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टी। किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, इंडियन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टी को अग्री करना चाहिए उस चीज़ पे। ठीक है, अदरवाइज अगर अग्री किया है तो फिर वैसा ही होगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 द पार्टी आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। यानी कि क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 6 को सब्जेक्टेड करके हम देखेंगे सबसेक्शन 6 में क्या बोल रहा है। पार्टी जो है वो फ्री हैं कि वो अग्री कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा अपॉइंट करने के टाइम, आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी पार्टी फ्री है, लेकिन सब्जेक्टेड टू सबसेक्शन 6। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 इन एनी आर्बिट्रेशन विथ 3 arbitrators, each shall appoint 1 arbitrators and 2 appointed arbitrators shall appoint the third arbitrator who shall act as the presiding arbitrator। यानी कि अगर जो है आप फेल हो जाते हो सबसेक्शन 2 में प्रोसीजर मेंशन करने के लिए कि कैसे अपॉइंटमेंट करेगा, तो फिर सिंपल प्रोसीजर क्या फॉलो होगा कि जहाँ पे 3 आर्बिट्रेटर हैं, ठीक है, 3 आर्बिट्रेटर हैं, ठीक है, 3 आर्बिट्रेटर हैं, वहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 आर्बिट्रेटर है ना, ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपॉइंट करेंगे जो यहाँ पे जो 2 आर्बिट्रेटर होंगे ना, 2 आर्बिट्रेटर, ये दोनों पार्टी अपॉइंट करेगी एक एक आर्बिट्रेटर को। ठीक है, एक पार्टी एक को करेगी एंड सेकेंड पार्टी जो है सेकेंड को करेगी। ठीक है, एंड ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिल के जो है ये थर्ड वाले आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे और ऐसा कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा 3 वाला। तो सिंपल प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर 3 आर्बिट्रेटर का केस है तो मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ क्लीन थोड़ा करके, कि अगर 3 आर्बिट्रेटर का केस है तो क्या होगा, दोनों पार्टी जो है एक एक को अपॉइंट करेगी एंड ये दोनों मिलके एक सिंगल को अपॉइंट करेंगे और ये तीनों जो है बैठेंगे और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेट करेंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर होगा अगर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया कोई प्रोसीजर। देन जो है 3A बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विच हैव बीन graded by council under section 43I for the purposes of this act। यानी कि कोई सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके पास पावर होता है, किस चीज़ का पावर होता है, डेजिग्नेट करने का किसी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम टाइम टू टाइम विच हैज़ बीन ग्रेडेड बाय काउंसिल अंडर सबसेक्शन 43I फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिजिग्नेट कर सकता है, किसी भी आर्बिट्रल डिजिग्नेट कर सकता है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को टाइम टू टाइम। ठीक है, और वो ग्रेडेड किसके द्वारा किया जाएगा, काउंसिल के द्वारा किया जाएगा, जो सेक्शन नंबर
43I में दे रखा है, उसके द्वारा ग्रेडेड किया जाएगा इसको, ठीक है। और पावर किसको दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। देन जो है हमारा इसमें प्रोवाइजो क्लॉज भी है, जो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट in respect of those high court jurisdiction where no graded arbitral institution are available, then chief justice of the concerned high court will maintain a panel of arbitrator for discharging the function and duty of arbitral institution, and any reference to the arbitrator shall be deemed to be a arbitral institution for the purpose of this section, and the arbitrator appointed by the party shall be entitled to such fee एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहाँ पे जो है कि कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है, कोई ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहाँ कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, तो जो चीफ जस्टिस होंगे ना कंसर्न हाई कोर्ट के, वो मेंटेन करेंगे एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है। और जो है वो डिस्चार्ज करेगा वैसा फंक्शन या ड्यूटी जो भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को दी गई है। और कोई भी रेफरेंस अगर मेड किया जाएगा ना आर्बिट्रेटर को, वो माना जाएगा कि वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है उस सेक्शन के पर्पस के लिए। और कोई आर्बिट्रल जिसको भी आर्बिट्रेटर किसको भी अपॉइंट किया जाएगा पार्टी के द्वारा, वो इंटाइटल होगा ऐसे फीस के लिए, ऐसे रेट पे जो कि 4th शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। उसको जो फीस मिलेगा, जो भी रेट पे मिलेगा, वो 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया, उसी के हिसाब से उसको फीस मिल जाएगा। तो जहाँ पे ग्रेडेड सिस्टम है तो उसके हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है पैनल एक मेंटेन करेंगे और उसी के हिसाब से जो है इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और फीस कैसे होंगे, 4th शेड्यूल के हिसाब से होगी, ठीक है। अब आता है सबसेक्शन 4 जो बोल रहा है इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ सबसेक्शन 3 अप्लाइज एंड अ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी, और द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल्स टू अग्री ऑन द थर्ड आर्बिट्रेटर विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है सबसेक्शन 4 के अंदर, कि जब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो दिया गया है सबसेक्शन 3 के अंदर की ग्रेडेड सिस्टम के अंदर होगा, अगर वो नहीं है पैनल के हिसाब से होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अगर उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर पार्टी जो है वो फेल हो जाती है कोई अपॉइंट करने के लिए आर्बिट्रेटर 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। किस दिन से 30 दिन के अंदर था, जिस दिन रिसीव्ड हुआ है कोई रिक्वेस्ट किसी अदर पार्टी से, ठीक है। जिस दिन से रिसीव्ड हुआ है ना रिक्वेस्ट, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर फेल हो जाता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, दूसरा जो है 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर, जो 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो थर्ड को अपॉइंट करने से फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि पहला जो है कि पार्टी फेल हो जा रही है कि वो 30 days के अंदर अंदर अपॉइंट करेगी एक आर्बिट्रेटर जो कि सोल आर्बिट्रेटर का काम करेगा। दूसरा में बोल रहा है कि जो 2 आर्बिट्रेटर को पार्टी ने अपॉइंट कर लिया है, दोनों पार्टी ने, ठीक है, वो फेल हो जाता है कि वो थर्ड को अपॉइंट करे। तो उस केस में क्या होगा, तो वैसे केस में जो है अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी बाय द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन designated by the Supreme Court in case of international commercial arbitration or by the High Court in case of arbitration other than international commercial arbitration। तो सिंपल चीज़ क्या है, अगर ये फेल हो जाता है या पार्टी फेल हो जाती है सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, अगर पार्टी ने दोनों एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया और वो फेल हो जाता है थर्ड को अपॉइंट करने में, तो उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो है वो पिक्चर में आ जाएंगे एंड वो डिसाइड करेंगे। अगर जो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है उस जगह पे हाई कोर्ट डिसाइड करेगा मैटर, ठीक है, उनके हाथ में आ जाएगा, जो भी केस रहेगा उसके हिसाब से डेल्ट हो जाएगा। देन सबसेक्शन जो 5 है वो बोल रहा है फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 इन एनी आर्बिट्रेशन with the sole arbitrator if the party fails to agree on the arbitrator within 30 days from the receipt of the request of one party from the other party to so agree, the appointment shall be made on the application of the party in accordance with the provision contained in subsection 4। अब यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है, अगर फेल हो जाता है सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी रेफर किया है उससे फेल हो जाए, वो नहीं कर पाते हैं किसी आर्बिट्रेशन में जहाँ की सिर्फ सोल आर्बिट्रेटर है, और अगर पार्टी फेल हो गया है कि पार्टी नहीं कर पा रहा, अग्री नहीं कर पा रहा है किसी एक आर्बिट्रेटर पे 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुआ है एक पार्टी के द्वारा, वो
रिक्वेस्ट बाय वन पार्टी फ्रॉम द अदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी को रिक्वेस्ट किया गया है दूसरे पार्टी के द्वारा, ठीक है, वो अग्री नहीं हो पा रहा है सोल आर्बिट्रेटर जो उसने अपॉइंट किया उस पे, तो वैसे भी उसमें भी क्या होगा, उस जगह पे भी जो है सबसेक्शन 4 का बात आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर आ जाएगी, ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेयर अंडर द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अग्रीड अपॉन द पार्टीज अ पार्टी फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर प्रोसीजर, ठीक है, जहाँ अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अग्री हो गया है पार्टीज के द्वारा और पार्टी फेल हो जाता है वैसा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अग्री हो गया है पार्टी के द्वारा कि हम इसी हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट करेंगे आर्बिट्रेटर का, लेकिन फिर वो बाद में कर नहीं पाता उस हिसाब से अपॉइंटमेंट, तो क्या होगा, तो पार्टीज और द पार्टीज और द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल्स टू रीच द अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ देम अंडर द प्रोसीजर। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, पहली चीज़ जो प्रोसीजर जो था 6 का सब क्लॉज ए जो था उसमें क्या था कि पार्टी जो है उन्होंने प्रोसीजर डिसाइड किए, बट उस प्रोसीजर के हिसाब से जो है वो अपॉइंट नहीं कर पा रहे आर्बिट्रेटर। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जो है पार्टीज और द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल हो जा रहे हैं कि वो किसी एक्सपेक्टेड प्रोसीजर को फॉलो करके किसी अग्रीमेंट पे पहुंचे, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। देन जो थर्ड पॉइंट है क्लॉज नंबर सी है, वो बोल रहा है कोई पार्टी जिसमें इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होता है वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए कोई फंक्शन जो उसको दिया गया है, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर, तो वो भी फेल हो जा रहा है। इन तीन चीज़ों में अगर जो है प्रोसीजर जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो फॉलो नहीं कर पा रहे, दूसरा जो टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है वो भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, तीसरा जो पर्सन है इंक्लूडेड द इंस्टीट्यूशन वो भी फेल हो जा रहा है कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी उनको दिया गया है प्रोसीजर के अंदर, तो क्या होगा, तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी by the arbitral institution designated by the Supreme Court in case of international commercial arbitration and High Court in case of other than international commercial arbitration as the case may be। तो फिर जो है पावर मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट किस केस में, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में, एंड हाई कोर्ट अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में, या फिर पावर इन दोनों को मिल जाती है। देन हमारा आता है 6B जो कि बोल रहा है 6A को जो है हटा दिया गया है। नाउ 6B क्या है, डेजिग्नेशन ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी द हाई कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन shall not be regarded as delegation of judicial power। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई जो है डेजिग्नेशन जो है किसी पर्सन का या इंस्टीट्यूशन का बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस सेक्शन के पर्पस से, तो इसको जो है ये क्या नहीं कहलाएगा, वो जुडिशियल पावर के अंदर डेलीगेशन नहीं कहलाएगा। सेल नॉट बी रिगार्डेड एज अ डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर का डेलीगेशन नहीं कहा जाएगा। कब नहीं कहा जाएगा, जब कोई डेजिग्नेशन किसी पर्सन का या इंस्टीट्यूशन का किया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया किसी पर्सन या इंस्टीट्यूट को, तो ये जो है डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेजिग्नेशन जो है डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर नहीं माना जाएगा। ये सिंपल सी बात थी 6B में। फिर जो है सबसेक्शन 7 को हटा दिया गया है एंड सबसेक्शन 8 में आते हैं जो बोल रहा है द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर शैल सीक्स अ डिस्क्लोजर इन राइटिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर टर्म्स ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेक्शन 12 एंड हैव ड्यू रिगार्ड टू, यानी कि जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि रेफर किए गए 4, 5, 6 में, तो वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने से पहले वो क्या करेगा, वो डिस्क्लोजर मांगेगा राइटिंग में। प्रोस्पेक्टिव जो आने वाले आर्बिट्रेटर है उनके लिए वो बोलेगा राइटिंग में तुम लिख कर दो कि तुम्हारे पास क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है जो कि रिक्वायर्ड किए जाते हैं आर्बिट्रेटर के द्वारा बाय द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। जो पार्टी ने अग्रीमेंट के द्वारा जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है या आप उसको फुलफिल करते हो कि नहीं। दूसरा जो है कंटेंट ऑफ डिस्क्लोजर एंड द अदर कंसिडरेशन एज आर लाइकली टू सिक्योर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर। कंटेंट जो होगा डिस्क्लोजर का और अदर कंसिडरेशन का जो कि सिक्योर करेगा अपॉइंटमेंट किसी इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर का, तो ये सारी चीज़ें जो है राइटिंग में लिख के डिस्क्लोज करनी होगी। डिस्क्लोजर में क्या क्या कंसिडरेशन मिल रही है आपको अपॉइंटमेंट के लिए, या आप इंडिपेंडेंट हो
और इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर हो तो उसके लिए कुछ तो आपको पेमेंट मिल रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्लोज करनी होगी। और इन केस ऑफ appointment of a sole or third arbitrator of an international commercial arbitration, the arbitral tribunal designated by the Supreme Court may appoint an arbitrator of a nationality other than nationality of the parties where the party belongs to different nationality। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वैसे केस में जहाँ पे सोल आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है या थर्ड आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है किसी कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए किसी सोल या थर्ड आर्बिट्रेटर को, तो फिर क्या वो करेगा, वो अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनलिटी का, इंडिया का हो या बाहर का हो, किसी भी नेशनलिटी का कर सकता है अदर देन द नेशनलिटीज ऑफ द पार्टीज द पार्टी वेयर द पार्टी बिलोंग टू डिफरेंट नेशनलिटी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो पार्टीज की नेशनलिटी है उसके अलावा किसी भी नेशनलिटी का आर्बिट्रेटर हो सकता है। और वैसे अदर देन उस नेशनलिटी का, मान लीजिए दोनों जो पार्टी है वो अलग अलग नेशनलिटी की है, एक मान लीजिए इंडिया का है एक है अफगानिस्तान का, तो इन दोनों देश के अलावा किसी भी देश की जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है आर्बिट्रेटर को। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 12 जहाँ बोल रहा है वेयर द मैटर रेफर टू इन सबसेक्शन 4, 5, 6 and 8 arise in an international commercial arbitration or any other arbitration, the reference to the arbitral institution in those subsection shall be construed as a reference to the arbitral institution designated under subsection 3A। यहाँ की मैटर रेफर किया है 4, 5, 6 और 8 के अंदर, और वो अराइज हो रहा है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या किसी अदर आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग इन रेफरेंस टू आर आर्बिट्रे इंस्टीट्यूशन, और उसको क्या माना जाएगा, वो कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 3A, यानी कि वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है जो कि सबसेक्शन 3A के अंदर डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 13 क्या बोल रहा है, कोई अप्लीकेशन है जो इस सेक्शन के अंदर मेड की गई है किस लिए, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए और आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, वो डिस्पोज ऑफ कौन करेगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डिस्पोज ऑफ करेगा, कितने दिन में करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर करेगा, किस दिन से, 30 दिन जिस दिन सर्विस हुई थी नोटिस अपोजिट पार्टी को, यानी कि जिस दिन नोटिस सर्व हुई है अपोजिट पार्टी को उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, इस आर्बिट्रेटर्स को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन अगर इस सेक्शन के अंदर मेड की गई है किस लिए, अपॉइंटमेंट के लिए किसी आर्बिट्रेटर का या आर्बिट्रेटर्स का, वो डिस्पोज ऑफ करना है आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन के पास 30 दिन का समय है जिस दिन से अदर पार्टी को नोटिस मिला है कि वो जो है अपॉइंट कर ले आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसेक्शन 14 जो कि बात कर रहा है द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन शैल determine the fees of an arbitral tribunal and the manner of its payment to the arbitral tribunal subject to the rates specified in the 4th schedule। यानी कि जो उसको फीस मिलेगी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा क्या फीस मिलेगी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिटरमाइन करेगा फीस जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का होगा और किस मैनर में उसको वो पेमेंट किया जाएगा, और जो रेट है वो डिसाइड किया जाएगा 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर जो है इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच है जो बता रहा है इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वेयर द पार्टीज हैव अग्रीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एज पर द रूल ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली ये बात कर रहा है वैसे केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में और नो अदर देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में जहाँ पार्टी ही अग्री कर रहा है कि वो फीस डिटरमाइन कर लेगा, पार्टी अग्री कर रहा है कि वो डिटरमाइन करेगा फीस एज पर द रूल्स, ठीक है, रूल्स के हिसाब से वो जो है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के रूल के हिसाब से वो जो है फीस डिटरमाइन करेगा, जहाँ पार्टी खुद ही अग्री कर रहा है तो वहाँ पे जो है उस हिसाब से वो जो फीस है वो डिसाइड हो जाएगी, फिर वहाँ पे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं डिसाइड करेगा फिर अकॉर्डिंग टू 4th शेड्यूल, ठीक है।
तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 11। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हम 11A से कवर करेंगे, एंड दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो लेक्चर था वो मैंने थोड़ा टाइम लिया है, 2-3 सेक्शंस ही कवर किए, बट ये जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था एंड काफ़ी बड़े थे और कुछ मिस नहीं कर सकते थे, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिया है। बट जल्द ही ये एक्ट जो है हम कंप्लीट कर देंगे एंड विथ एग्जैक्ट क्लैरिटी, ठीक है। क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीजीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि डेट एक्सटेंड हो चुके हैं, तो अब आपके पास काफ़ी टाइम है जो आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, 11A से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।